नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशो त्यागी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अखिलेश यादव का समर्थन जातिगत राजनीति का साफ इशारा दे रहा है। अखिलेश यादव ने आज गाजीपुर से लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज कर पूर्वांचल के लोगों को संदेश दिया। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 20 जनवरी को गाजीपुर में एक रैली की थी। लोकसभा चुनावों में यूपी का पूर्वांचल अहम रोल अदा करने वाला है, तो साथ ही आने वाले दिनों में जातिगत राजनीति भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में दिख रही है। वो एक तरफ रामचरितमानस को लेकर हिंदुत्व की बात कर रही है, स्वामी और अखिलेश यादव के बयान को समाज को बांटने वाला करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जातिगत जनगणना की पक्षकार बन रही है। अखिलेश जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आमतौर पर हर मुद्दे पर उन्हें घेरने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ उनके साथ खड़े नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वे इसके पक्ष में हैं। इस बीच यूपी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का पंडितों को लेकर बयान आ गया है। राजनीतिक विश्लेषक भागवत के बयान को कहीं न कहीं बीजेपी की बैलेंस पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जातीय जनगणना कराने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, वे सरकार से हट जाएं। समाजवादी लोग 3 महीने में अगर जातीय जनगणना ना करा दे तो बताइएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से पिछड़े दलित आदिवासी जिन्हें संविधान से जो अधिकार मिले हैं, इस सरकार ने नहीं दिए। सरकार को बताना चाहिए कि खासकर यूपी के जो वाइस चांसलर बने, उनमें से कितने दलित और पिछड़े हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद जातीय जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा कि वे इसके पक्ष में हैं। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ने का काम किया जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन ये साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने को हिंदू मानता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान से बीजेपी की बैलेंस पॉलिटिक्स का इशारा मिल जाता है। ये बात मोहन भागवत के ताजा बयान से और भी मजबूत होती दिख रही है। आपको बता दें कि हाल में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने हमेशा बोला है, मेरे लिए सभी एक हैं, कोई जाति कोई वर्ण नहीं है। ये श्रेणी पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। देश में चेतना और विवेक सब एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग हैं। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंच नीच कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फायदा उठाया है। सालों पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने हमें बांटकर फायदा उठाया, नहीं तो हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। मोहन भागवत का ये बयान आया तो सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे रामचरितमानस को लेकर अपनी मांग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। अगर ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने और महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। दरअसल 90 के दशक में यूपी ने कमंडल और मंडल दोनों पॉलिटिक्स का उदय देखा। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी को मंडल पॉलिटिक्स ने कई बार झटका दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उदय ही मंडल पॉलिटिक्स की देन माना जाता है। 21वीं सदी में एक समय ऐसा आ गया
जब बीजेपी यूपी की सियासत में हाशिए पर ही चली गई और सपा और बीएसपी मुख्य खिलाड़ी बन गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के पार्टी का चेहरा बनने के बाद बीजेपी ने रणनीति में तेजी से बदलाव किए। यूपी प्रभारी बनाकर भेजे गए अमित शाह ने गैर यादव ओबीसी वर्ग और गैर जाटव दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। यादव और जाटव सपा और बीएसपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। पार्टी की यह रणनीति काम आई और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसके बाद 2017 में भी यही देखने को मिला। हिंदुत्व और जातीय गणित दोनों को साधते हुए बीजेपी बड़े बहुमत से सपा को सत्ता से बाहर कर दी। फिर 2019 में भी यही हुआ। सपा और बीएसपी एक साथ जरूर आए, लेकिन जातीय गोलबंदी में बीजेपी इन दोनों पार्टियों से कहीं आगे निकल चुकी थी और मोदी चेहरे के साथ पार्टी ने आराम से दोनों दलों को पटखनी दे दी। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया। इस चुनाव से पहले विरोधी दलों की तरफ से ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उछाला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी करार देने की कोशिश भी हुई, लेकिन इस बार फिर से विपक्ष को झटका लगा। यूपी की जनता ने योगी की अगुवाई में पार्टी को 2/3 बहुमत परोस दिया। ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हवा हवाई साबित हुई और ये भी साफ हो गया कि विपक्ष की जातीय गोलबंदी में सेंध लग चुकी है। बीजेपी हिंदुत्व के साथ ही ओबीसी और दलितों में भी अच्छी पैठ बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पक्ष विपक्ष में दो खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि अखिलेश यादव जब आज गाजीपुर में पहुंचे तो किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रसमें लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीन रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सर, पूर्वांचल में 2022 के बाद जो पहली रैली है उसको शंखनाद समझा जाए 2024 का। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। तो 2024 को लेकर पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी, अखिलेश यादव ने ये भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई नया गठबंधन नहीं होगा, सपा अकेले ही साइकिल पर सवार होगी। और इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद कटियार जी, नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता सपा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने ब्लेजर पहना है तो मुझे सबसे पहले यही याद आया, क्योंकि हमने जो अभी बाइट सुनवाई अखिलेश यादव की, ये छोटी बाइट थी। आज उन्होंने बहुत निशाने साधे हैं एक के बाद एक बीजेपी पर। और सबसे पहले जो उन्होंने बात की, जब उनसे बात की गई इन्वेस्टर समिट को लेकर, तो उनको साफ तौर पर कहना था कि भाई टाई लगाओ, सूट पहनो और इन्वेस्टर समिट जो है वो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैडम, अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी एक बार इन्वेस्टर समिट बुलाई थी और उसका क्या परिणाम हुआ वो आप सब लोगों को विदित है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विगत 4 सालों से इन्वेस्टर समिट हो रही है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जब अखिलेश यादव जी ने अपना बजट, लास्ट बजट पेश किया था 2016 में, तो टोटल बजट उत्तर प्रदेश का मात्र 2 लाख करोड़ रुपए था। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपना लास्ट बजट पेश किया था तो उत्तर प्रदेश का बजट 6 लाख करोड़ हो गया। अब आप अंदाज लगाइए कि इन्वेस्टर समिट कराने से की भावना से क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ठीक है,
कीर्ति जी, टाई लगाने से, सूट पहनने से अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। इन्वेस्टर समिति हो रहा है, निवेश आए, बेहतर है। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले और बेहतर है। लेकिन एक सवाल तो बनता है, एक सवाल तो विपक्ष के नाते भी बनता है और जनता भी जानना चाहती है जी। योगी पार्ट 2 की सरकार का पहला इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है और अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं की हो। लेकिन जो पहला योगी पार्ट 1 में जो 6 लाख करोड़ के लमसम एमओयू हुए थे, कटियार साहब को बताना चाहिए तो उसमें जमीन पर कितने आए, किन जनपदों को क्या मिला, कौन सी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला। जब पिछले बार की समीक्षा, पिछले बार की समिट के का श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना चाहिए कि हम योगी पार्ट 1 की सरकार चलाने के बाद योगी पार्ट 1 की सरकार में जो इन्वेस्टर समिति किए थे उसमें जो 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे उसमें कितने प्रस्ताव धरातल पर दिख रहे हैं। ये सवाल तो पूछने का हक है हमारा और हमको पूछना चाहिए। एक विपक्ष के नाते भी सरकार को जगाना चाहिए और जनता को भी ये बताना चाहिए ये कागजों में एमओयू नहीं होते, धरातल पे आने चाहिए। कटियार साहब को ये बताना चाहिए कि कितने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट धरातल पर, कितने लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल करना और जवाब देना, सत्ता पक्ष का काम है। विनोद जी, देखिए कीर्तिवर्धन जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। कम से कम आप जो इन्वेस्टर समिट करते थे वो सिंगापुर में करते थे और हम इन्वेस्टर समिट लखनऊ में कर रहे हैं। आपने भी इन्वेस्टर समिट की थी, आपके का कितना एमओयू साइन हुए थे और कितना धरातल पे आया, इसका आपको भी हिसाब देना आपने नहीं दिया था। लेकिन हम अपनी सरकार का हिसाब देते हैं और हमने आपको बताया कि जैसे कि आप हमारे जो लास्ट 2 लाख करोड़ का बजट छोड़ के गए थे उसको हम लोगों ने 6 लाख करोड़ का बजट बनाया और दिया और दिखाया। और कैसे इन्वेस्टर समिट से इन्वेस्टमेंट आता है इसका उदाहरण है कि विगत जो हमारी इन्वेस्टमेंट समिट थी उसमें 4,29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाया था, जिसमें 38% जो है धरातल पर आ गया था लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं, और 60% के करीब जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। कभी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है तो इमीडिएटली आपका धरातल नहीं आ जाती है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि इतना पैसा अगर आ रहा है तो ये बताइए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोग जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजनीति को व्यापार बना दिया है। बीजेपी के लोग यूपी और देश में नए तरह का व्यापार चला रहे हैं। ये बैंकों से नहीं, सूदखोरों से जनता को पैसा दिला रहे हैं। यूपी के नंदलाल गुप्ता ने भी सूदखोरों से तंग आकर फेसबुक पर लाइव आत्महत्या की। वो भी सूदखोरों से परेशान थे। लेकिन बुलडोजर चलाने वाली बीजेपी आखिर पर क्यों सूदखोरों पर बुलडोजर नहीं चला रही है? नंदलाल गुप्ता को परेशान करने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक? कई सवाल आज उन्होंने उठाए हैं। देखिए मैडम, सवाल पूछना बड़ा आसान है, लेकिन आपने जो व्यवस्था सपा ने 2012 में या 2016 में या 17 में जो छोड़ी थी व्यवस्था, उसका बारे में अगर हम बताएंगे तो शायद आधा घंटे की डिबेट बहुत कम पड़ जाएगी, वो तो फिर 2-3-4 घंटे चाहिए। सच्चाई ये है कि जो आतंकवाद की जैसी घटनाएं होती थी, कितने जिलों में धर्म के नाम पर बवाल होते थे, कितने जगह पर इस तरह का आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर बवाल होते थे। आज योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार पूरी होने के बाद और 1 साल और होने के बाद में आप एक भी बात नहीं करेंगे, एक भी जनपद में ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां पर बवाल हुआ और इतने लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि आज कानून का राज है। हम लोग कानून की बात करते हैं, हम समाज को बांटने की बात नहीं करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबके विकास के साथ चलकर और सबके साथ न्याय करने की बात करते हैं, और यही हमारी पार्टी का मुख्य और मूल मंत्र है। कानून का राज है। पांडे जी, सहमत हैं आप? देखिए, कानून के राज के सवाल पे डायल 100 जो सबसे
अच्छी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही, अब तो 112 हो गई है वो। जिसको योगी जी ने 112 कर दिया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। 10-90 समाजवादी पार्टी की सरकारें बनेगी। कानून व्यवस्था बेहतर हो, सारे अफसर उत्तर प्रदेश के जो बड़े अफसर हैं प्रदेश लेवल के एक जगह बैठे, एक डीजीपी का मुख्यालय में, जिसको देश के तमाम राज्यों से लोग देखने आते हैं। ये विकास का मॉडल हमने पेश किया, और जिस गुजरात मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गई, उस गुजरात में मेट्रो अब चला, और उत्तर प्रदेश में मेट्रो 5 साल में चला, अखिलेश यादव जी ने चलाया। और इनके नेता, जिसको देश इन्हें दुनिया में बड़ा मान सम्मान के नाम से जाना जाता, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका नाम उनके निधन के बाद रखने के लिए कहीं लिख दिया जाए, कहीं उनकी मेमोरी स्थापित तो स्मृति में लिखा जाए, कोई जगह नहीं मिला पूरे उत्तर प्रदेश में। इकाना स्टेडियम मिला, भगवान विष्णु के नाम पे जो हमने रखा था इकाना स्टेडियम क्रिकेट का, उस पे आगे इन लोगों ने बढ़ा दिया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। इकाना भगवान विष्णु का नाम है। और कल्याण सिंह जी भी इनके बड़े नेता रहे, कटियार साहब को बता रहा हूं, उनकी भी मूर्ति लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनको कहीं जगह नहीं मिली। उनकी मूर्ति भी उसी इंस्टीट्यूट में लगाई गई जिस कैंसर इंस्टीट्यूट को अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया गया। ये विकास समाजवादी पार्टी के लोगों ने करके दिखाया। ठीक है, आप जब सरकार में थे तो क्या कुछ कार्य हुए, आप उनको गिनवाते हैं। अब ये सरकार में है, इन्होंने क्या कुछ किया वो ये गिनवाते हैं। हम दूसरी बात का ठीक है। लेकिन हम आज पूर्वांचल पर आ जाते हैं, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। इससे पहले जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी रैली को संबोधित किया। ये बताइए कि बीजेपी के बाद सपा भी अपने चुनावी अभियान का आगाज पूर्वांचल से कर रही है। पूर्वांचल की राजनीति आप लोगों के लिए इतनी अहम क्यों है? देखिए, एक बात तो समझिए कि पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमांचल हो, अवध हो, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार, चाहे वो हरदोई हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनपदों में जा रहे हैं। और आज हमारे पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय कैलाश यादव जी की प्रतिमा का अनावरण था, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। और पार्टी के हमारे बड़े नेता रहे कैलाश यादव जी। और आप देखिएगा, दोनों तस्वीर आप देखिए, और मैं तो कहूंगा कि अगर संभव हो तो स्क्रीन पे भी दिखाएं, जेपी नड्डा साहब की रैली की भी दिखाइए, और आज अखिलेश यादव जी की रैली की भी फोटो दिखाइए। देखिए कि उत्साह कितना है जनता। अखिलेश यादव जी की तो इतनी देर से अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, अभी तक एक खबर भी नहीं आई है। अभी तक गूगल पर एक खबर भी नहीं आई है। मैं बता रहा हूँ, गूगल पे खबर आए, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार बोल रहे हैं। जो सभाएं हुई उसकी दोनों की तस्वीर मैंने कहा दिखाई है, वो आपके पास तो है ना? नहीं, हमारे पास आ गई, हम तो दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी मीडिया में अभी खबर तक भी नहीं आई है। मीडिया देखिए, भारत समाचार पे तो लाइव चल रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, और भी रीजनल चैनल जो उत्तर प्रदेश के, वो लाइव दिखा रहे थे कई चैनल। ठीक है, लाइव की नहीं, मैं न्यूज़पेपर्स की जो उत्साह था, दोनों सभाओं में आपको अंतर दिखेगा, दोनों सभाओं में बड़ा अंतर दिखेगा। ठीक और है, वही अंतर 2024 में बड़ा परिवर्तन लाए। ठीक है, बड़ा परिवर्तन आएगा। विनोद जी, पूर्वांचल का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर बेल्ट मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अति पिछड़े वोटों के लिहाज से बेहद अहम है। सपा की तैयारी से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए मैडम, जहां तक रही बात अभी कीर्ति जी ने जो बताया, पहली बार हमने जैसे आपको बताया था कि इनका बजट 2 लाख करोड़ था, हमारा बजट 6 लाख करोड़, तो ये विकास की बात कहां कर सकते हैं? अब जब योजनाओं में बजट ही नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? अरे बजट है तभी तो हम विकास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी सरकार प्रगतिशील सरकार है, हमारी सरकार इन्वेस्टमेंट ला रही है, और जब इन्वेस्टमेंट ला रही है तब हम दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं, और जब खर्च कर रहे हैं तब उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है और कानून विकास व्यवस्था का राज हो रहा है। ये उनका पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरी बात, अभी आपने कहा पूर्वांचल,
भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कहा कि सबका साथ सबका विकास, और सबको, सारे समाज को, हम किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, हम सारे समाज की बात करते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं। हमारी जितनी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, चाहे किसान निधि हो, चाहे सिलेंडर देने की योजना हो, चाहे लोन माफ करने की योजना हो, आप तो या लगातार सुकन्या की योजना हो, आप तो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर ही रहे हैं ना मैडम। आप बात को, विषय को डिवाइड मत करिए। नहीं, मैं डिवाइड नहीं कर रही मैं ना। आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि साथ... मैंने सारे समाज को एक करने की बात की है, और मैं कहता हूँ हिंदू, हिंदुस्तान का जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो सब हिंदू है। हिंदू हिंदुस्तान में जो रहता है वो सब हिंदू है। ये इसमें कहाँ गलत है मैडम? आप जो है विषय को बदल रही हैं। हम ये कह रहे हैं, मैं किसी वर्ग की, किसी मैं विषय को नहीं बदल रही हूँ। मेरा तो किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, मेरा तो इंसान की बात करते हैं। और प्रगतिशील विनय जी, मेरा तो सीधा सीधा सवाल था, आप उसका सीधे सीधे आंसर दे देते हैं। मैंने बस इतना पूछा कि भाई पूर्वांचल का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर बेल्ट मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अति पिछड़े वोटों के लिहाज से बेहद अहम है। सपा की तैयारी से आपको सावधान होने की आवश्यकता है या नहीं? सिंपल सी सवाल मैंने आपसे पूछा है। एक्चुअली क्या है, जिसके साथ लोग नहीं होते हैं वो होता है। हमारे साथ में लोग हैं, और ये हमने विधानसभा के चुनाव में दिखाया, पहले भी दिखाया था, अब भी दिखाया, 19 के चुनाव में भी दिखाया, 21 में भी दिखाया, और आगे जो 24 में आने वाला है उसमें भी दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही मैडम, ये आप नोट कर लीजिए। और रही बात गाजीपुर, गाजीपुर वीरों की धरती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा भी आते हैं, हमारे जो है एलजी साहब जो इस समय जम्मू कश्मीर के हैं, मनोज सिन्हा जी लड़ते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इनको मेहनत करने की जरूरत है। कम से कम एसी से अब ये निकलना बाहर शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। अब जैसे जैसे सवारी करेंगे तो अच्छा है, कम से कम एक प्रगतिशील विपक्ष भी होना चाहिए। अभी तो एसी का मौसम भी नहीं था। बहरहाल वीरों की धरती को लेकर आपने यहाँ पर बात की, तो वीर अब्दुल हमीद की धरती है ये, आज अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा। लेकिन कीर्ति जी, अखिलेश यादव जब प्लान बनाते हैं तो बेहद जमीनी दिखते हैं, जबकि सामान्य दिनों में वो कार्यकर्ताओं से थोड़े कटे कटे दिखाई देते हैं। चुनावी अभियान से इतर भी अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना जरूरी है कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है जितना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब जनपद भ्रमण पे होते हैं तो जनपदों में होते हैं, तब तो नहीं कह सकता, लेकिन जब लखनऊ में रहते हैं तो कार्यालय पे 5 घंटे 6 घंटे लगातार वर्करों से मिलते हैं, और छोटे छोटे वर्कर से मिलते हैं, जो वर्कर उससे बड़े आसानी से संपर्क कर लेता। और एक बात देखिए, कटियार साहब कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। अगर हम सवाल पूछ लेते हैं इनसे कि राजकीय पॉलिटेक्निक में 17 प्रोफेसर की भर्ती हुई, उसमें क्या पिछड़ा नहीं आता? एक भी भर्ती पिछड़े समाज से नहीं हुई। जब 69,000 लोगों ने शिक्षकों की भर्ती किया, तो जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण कम करके इन्होंने भर्ती कर दिया, क्या वो हिंदू नहीं है जिनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ले ली? अगर हम उनके हक का सवाल खड़ा कर देते हैं तो कहते हैं समाज बांटने का काम कर रहे। हम करें जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं गिनती हो जाए कि पिछड़े, दलित, तगड़े कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है विनोद जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, समय कम है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए कीर्ति जी, आपने जो विषय उठाया हम उससे सहमति हैं। हम कहते हैं कि हम जब समाज की बात करते हैं, हम जब सारे लोगों को सम्मान देने की बात करते हैं, तो वो पिछड़ा अंगड़ा कहाँ से आ गया? हम तो कह रहे हैं कि सब लोग एक तो हैं। क्या पिछड़ों का आरक्षण संविधान के खिलाफ आप जाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी कोई नीति नहीं है कि किसी का आरक्षण समाप्त करना है, कुछ करना। पिछड़े का आरक्षण नहीं होना चाहिए भाई, पिछड़ों का आरक्षण तो मिल रहा है, हम दे रहे हैं। पिछड़ों का आरक्षण कहाँ नहीं दे रहे हैं? में एक भी पिछड़ा नहीं नियुक्त हुआ। कीर्ति जी, 17 प्रोफेसर की नियुक्ति में एक भी पिछड़ा नियुक्त नहीं है। आप किसी एक विषय को ले लीजिए, हम पूरे प्रदेश में बैकवर्ड का पॉलिटेक्निक स्कूलों में 17 प्रोफेसर। चलिए, आपकी इस बात को नोट कर लिया है विनोद जी ने, आपकी इस बात को नोट कर लिया है, इस पर भी थोड़ा रिसर्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।